स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आज की वीडियो में जो आपका क्लास 12th का पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत दिनों से बच्चों की एक ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमको इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, हमको इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलर चैप्टर समझ में नहीं आ रहे और आप इसके ऊपर कुछ काम करिए। तो मैंने सोचा आज से मैं आपके इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। क्लास 12th के लिए न्यू सेशन के लिए आपकी जो इकोनॉमिक्स है, आपको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाऊंगा। बहुत से बच्चों का क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और बहुत से कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, तो इन सबको हम कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से समझाऊंगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लगे मैं बता दूं कि जो भी मैं समझाता जाऊं उसे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाएं, तो बेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले जो हमारी इकोनॉमिक्स थी वो जनरल इकोनॉमिक्स थी। जनरल इकोनॉमिक्स सर, जनरल इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि सारी प्रॉब्लम्स ऑल ओवर वर्ल्ड की, ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दिक्कत होती थी, इकोनॉमिक यानी कि बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ कहा है, किसी ने वेलफेयर कहा है, किसी ने स्कैरसिटी कहा है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो भी हमारी आसपास की दिक्कतें होती हैं, जो भी हमारे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से घर से बाहर गए, अपने स्कूल गए और वहाँ आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत हुई, अनएम्प्लॉयमेंट में दिक्कत हुई, नेशनल इनकम में दिक्कत हुई, पानी की दिक्कत हुई, ये सारी दिक्कतें हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का पार्ट है बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करती क्या है। जो भी हमारी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इकोनॉमी में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करेंगे। फॉर एग्जांपल बेरोजगारी, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे इंडिया में पाया जाता है, तो यहाँ पर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे आती है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ही एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज ए होल, यानी कि सबको साथ लेके सॉल्व किया जाता है। आपसे पूछे जाए इसके एग्जाम्पल तो आप कह सकते हो सर नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को 6 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एग्रीगेट, आपको वर्ड मैं बता दूं, एग्रीगेट का मतलब होता है कि लमसम टोटल। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो, आप किसी शॉप पे गए कि सर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कितने का पड़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट, यानी कि लमसम कितना। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, अब यहां पर सिर्फ कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, जितने भी वो लोग जो कुछ खरीदने की सोच रहे हैं और कौन सा गुड्स जो वो डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा डायरेक्ट यूज वाले गुड्स कौन से होते हैं और विदाउट डायरेक्ट वाले गुड्स कौन से होते हैं। बाल अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ मेरे बच्चे सही। हाँ तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, या चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, वो ऐसे गुड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं जिसको वो डायरेक्ट यूज करेंगे। उन गुड्स का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया में, दोबारा समझना, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऐसे सेक्टर हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं इस चीज को खरीदूंगा, एक कंज्यूमर है वो सोच रहा है मैं इस चीज को खरीदूंगा यूज करने के लिए, एक प्राइवेट सेक्टर का, या मैं कह सकता हूं कि जो प्रोड्यूसर है वो सोच रहा है मैं कार खरीदूंगा अपने टैक्सी चलाने के लिए। ये एक एजम्पशन है, यानी कि सोच रहे हैं, उसे हम, उसका टोटल को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया बेटा? एग्रीगेट डिमांड मतलब सर मार्केट में हमारे जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, सभी लोग जो सोच रहे हैं कि हम इस चीज पर खर्चा करेंगे, इस चीज को खरीदने पर खर्चा करेंगे, डिमांड बनाएंगे, उसके टोटल को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड हमारा सिर्फ एक एजम्पशन होता है बेटा, यानी कि हम सोच रहे हैं। दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब मार्केट में जितने भी सप्लाई करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो गुड्स देने वाले लोग हैं, एक साल के अंदर कितने गुड्स की सप्लाई करने की सोच रहे हैं, कितना गुड्स वो देना चाहते हैं। देखो सप्लाई में यहाँ पर 2 इन्फो आती है, स्टॉक और सप्लाई। आपकी 2 चीज होती है, स्टॉक और सप्लाई।
समझना मेरी बात को, मैं दुकानदार हूं और मैंने आज की डेट में 100 गुड्स का प्रोडक्शन किया, गोदाम में मेरे 100 गुड्स रखे हुए हैं, इसे कहते हैं स्टॉक। लेकिन मैं सिर्फ अभी 50 गुड्स ही बेचना चाहता हूं, 50 गुड्स में बेचूंगा, बाद में इसको क्या कहते हैं, सप्लाई। तो स्टॉक और सप्लाई का फर्क है। इस चैप्टर में आगे स्टॉक भी आएगा बेटा, क्योंकि हम आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका बेस बनाएगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो समझ में आया एग्रीगेट डिमांड, समझ में आया एग्रीगेट सप्लाई। अब आता है आपका एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट आपको समझ में आएगा कि सर लमसम। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपका कोई भी गुड्स कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कंजप्शन का मीनिंग क्या कहलाता है कि मैं कंज्यूमर हूं। जब कोई एक कंज्यूमर अपने यूज के लिए कोई चीज खरीदता है और उसे कंज्यूम करता है, यानी कि यूज करता है। फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा होगा ये नया माइक लिया है हमने, बजट बढ़ गया थोड़ा सा वीडियो का, तो माइक ले लिया हमने। अब इसका मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं इसे क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। ये मेरे कंज्यूमेबल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स हमारे कौन से होते हैं, वो सारे गुड्स जो एक कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, सर एग्रीगेट डिमांड बता दिया आपने, एग्रीगेट सप्लाई बता दिया आपने, और एग्रीगेट कंजप्शन बता दिया आपने। कंजप्शन कौन करता है, सर हाउस होल्ड, कंज्यूमर कंजप्शन करता है। आगे बढ़े सर। अब आता है आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, साल की शुरुआत में आपके पास 50,000 रुपये थे, साल के एंड में 2 लाख रुपए हो गए। कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसी को कहते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो एक साल के अंदर जितने भी हमारे मार्केट में प्रोड्यूसर हैं, वो कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने गुड्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ये 4 पॉइंट क्लियर है बेटा। कोई भी डाउट हो बेधड़क कमेंट में कर देना, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 9690105047 है, यहाँ पे आप बेधड़क बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ता है आपका जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल हमारा क्या होता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की एक कीमत होती है। तो जनरल प्राइस लेवल हमारा क्या कहता है कि जो भी गुड्स है, हर गुड्स की एक कीमत रखना, उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। और यहाँ पर जनरल का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ कि वो गुड्स चाहे कोई भी खरीदे उसकी कीमत वही रहेगी, इसलिए मैं उसे जनरल प्राइस लेवल कह रहा हूँ। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, आपको एक बेसिक कंसेप्ट बन गया होगा, है ना। अब मैं आपको बात करूँगा हाँ गुड्स के बारे में। शुरुआत करते हैं। गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं आपके पहले वाले चैप्टर में। सबसे पहला है हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब, आप क्रिकेट मैच तो देखते होंगे, कुछ बच्चे खेलते भी होंगे, कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खेलते होंगे। तो फाइनल गुड्स हमारा, मैं आपको क्रिकेट के ही उससे एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्रिकेट में आप स्टेडियम देखते हैं, प्लेग्राउंड देखते हैं। एक खिलाड़ी जब कोई शॉट मारता है और बॉल जब बाउंड्री लाइन के एकदम बाहर हो जाती है, तो 2 ही चीज़ें, या तो 4 होगा या 6 होगा, फिक्स है। तो ऐसे ही फाइनल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हैं, यानी कि अब उनकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती, अब वो डायरेक्ट यूज करे जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। रिपीट कर रहा हूं, फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, अब उनमें कुछ भी प्रोडक्शन ऐड नहीं किया जा सका, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती, अब वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन आपको एग्जाम्पल दूंगा अपने इस माइक का, क्योंकि मेरे को तो प्रमोशन करना है। फाइनल गुड्स हमारे, जैसे कि मैंने ये माइक खरीदा, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, फाइनल गुड्स है। यही माइक जिससे मैंने खरीदा, उसने माइक कहीं और से खरीदा होगा, उसने डायरेक्ट यूज नहीं करा, उसने उसको कुछ और वैल्यू बढ़ा के बेच दिया, ये फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, उनकी वैल्यू, उनके पैसों में वैल्यू बढ़ाई नहीं जा सकती। एक और एग्जांपल तो दूंगा प्यारा सा, ये टी शर्ट आपको दिख रही होगी, इस टी शर्ट को मैंने खरीदा और डायरेक्ट मैं पहन रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है बच्चों, फाइनल गुड्स है सर। और यही जिस टी शर्ट को मैंने खरीदा है, जिस दुकानदार से खरीदा है, उसने किसी और से खरीदी होगी या बनाई होगी, डायरेक्ट यूज करने के लिए अपने लिए तो बेच रहा है, उसके लिए वो फाइनल गुड्स
नहीं है। सर अगर उसके लिए वो फाइनल गुड्स नहीं है तो उसके लिए वो गुड्स है कौन सा? उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में जाने से पहले मैं आपको दो खर्चे के नाम बताऊंगा। एक को कहते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक को कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों को बात सुनना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक हाउस होल्ड करता है खर्चा फाइनल गुड्स पर ही, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर खर्च करता है लेकिन वही फाइनल गुड्स पे। सर ऐसा कुछ एक एग्जांपल दो जो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स है लेकिन कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और जो प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स है लेकिन वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल कार, मैंने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, मैं अब उसमें अपना घर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, नाचूंगा गाऊंगा, ऐश करूंगा, और क्या? ये क्या है मेरे लिए? कंज्यूमर गुड्स का ये क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक हाउस होल्ड ने खरीदा। यही कार अगर मैं इसलिए खरीदूं कि मैं उसकी टैक्सी बनाऊंगा और उसे टैक्सी के रूप में चलाऊंगा तो ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, मैं उससे पैसा जनरेट करूंगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आपके दूसरा गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? सर ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करे हैं, इनकी वैल्यू अभी बढ़ाई जा सकती है, इनकी कीमत अभी बढ़ाई जा सकती है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा बात? इंटरमीडिएट गुड्स कौन से? कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं करे हैं, इनकी वैल्यू अभी और ऐड करी जा सकती है, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल कार शोरूम, जो कार के शोरूम होते हैं वहां पर जो कार खड़ी हुई है वो उनके लिए कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू और बढ़ाकर बेचेंगे। अब मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, मस्त एकदम मजा आ जाएगा। मारुति कार का आपने सुना ही होगा, मारुति कार, मारुति सुजुकी या मारुति कार का आपको मालूम होगा। मार्केट में निकल जाओगे तो 10 कार अगर आप देखोगे तो 3 से 4 कार आपकी मारुति की ही होती है। अब एक चीज समझना, मारुति कार जब कार बनाती है तो सिर्फ सारा काम मारुति करती है क्या? नहीं। सबसे पहले उसमें बॉडी लगती है, स्टील लगती है, उसके लिए कंपनी अलग है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, उस पर पेंट होता है, एशियन बर्जर वगैरह पेंट करते हैं। हर चीज की अलग अलग कंपनी है ना? और उन सब के लिए वो गुड कौन सा है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उस गुड्स को वो बना के और वैल्यू बढ़ाकर बेच रहे हैं, और हम लोग जब उस कार को खरीदेंगे तो वो हमारे लिए कौन सा गुड्स बन जाएगा? फाइनल गुड्स। तो मैंने आपको दो गुड्स बताया, एक फाइनल गुड्स और एक आपका इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, अब वो डायरेक्ट यूज करे जाएंगे, उनकी वैल्यू या उन पे पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं करे हैं, उन पे पैसा भी बढ़ाया जा सकता है। अब मैं तीसरे गुड्स की बात करूंगा, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमारे वो सारे गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, और इन गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, और इन गुड्स के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स सर जी जो गुड्स की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा हो, जो गुड्स हमारे 1 साल से ज्यादा चल जाएं वो मेरी नजर में ड्यूरेबल गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कार, आपकी घर, आपकी बिल्डिंग मान लो, है ना? ये सभी वो चीजें सर जिसकी वैलिडिटी मैं मान सकता हूं कि 1 साल से ज्यादा चल जाएगा, तो हमारे कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स है। इसी का सेकंड टाइप आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जब ड्यूरेबल गुड्स 1 साल से ज्यादा चल रहा है तो सेमी ड्यूरेबल हद से हद 1 साल, है ना? हद से हद 1 साल सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड मान सकते हो, आजकल तो 1 साल भी नहीं चलती, तो दिल पे मत लेना, जस्ट मजाक है एग्जाम्पल। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सर वो गुड्स जो हद से हद 1 साल तक चल जाए। तीसरा टाइप आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ना ही 1 साल चलेंगे ना ही 1 साल तक चलेंगे, सिर्फ एक बार चलेंगे, यानी वो गुड्स जो सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हो वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। खाने पीने की चीजें जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करी जाएगी, ब्रेड का पैकेट खाया खत्म, ये आपके कौन से गुड्स हैं बेटा? ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। लास्ट आता है आपका फोर्थ पार्ट, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब जब हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए किसी पर्सन से सर्विस लेते हैं, उनको हम कहते हैं सर्विसेज, और इसके रूप में हम उन्हें फीस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार आ रहा था, आप डॉक्टर के पास चले गए,
आपको कोई लीगल काम था आप लॉयर के पास चले गए, आपको कुछ पढ़ना था आप टीचर के पास चले गए। ये सारी हमारी क्या है, सर्विसेज का पार्ट है। फोर्थ और फिफ्थ गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। से एक ही तरीके के गुड्स होते हैं, मतलब कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इज कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, दोनों गुड्स समझना। पहले मैं बताता हूं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आते हैं और ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार नहीं किया जा सकता। जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर गुड्स है। रॉ मटेरियल एक बार फिनिश गुड्स में बन गया तो उसका दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस और प्रोडक्शन में काम आते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मशीन, जिस मशीन से आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उन गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स, और वो मशीन जो उनको कन्वर्ट कर रही है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, वो कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का और प्रोड्यूसर गुड्स में फर्क क्या है बेटा, कि सर कैपिटल गुड्स हम बार बार यूज कर सकते हैं रिपीटेडली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट प्रोड्यूसर गुड्स हम बार बार रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जाते जाते मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जब हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बहुत दिक्कत देगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। और मैं बता दूं ग्रॉस और नेट के बारे में। जब कभी भी किसी के आगे ग्रॉस लगा हुआ है और यहां आपका जो पहला चैप्टर है वहां ग्रॉस लगा हुआ है, उसका मीनिंग है कि आपने कोई एसेट्स खरीदी, वो एसेट्स नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। आपने कोई एसेट्स खरीदी, वो एसेट्स नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है जब कोई पुरानी एसेट्स है तो बेटा उसमें डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे, बताओ। पुरानी एसेट खरीदी है, उसमें डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। और मैं बात करूं नेट इन्वेस्टमेंट की, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है बेटा? नेट इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप जब भी एसेट्स लोगे सिर्फ और सिर्फ नई लोगे। तो क्या नई एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है? सर नहीं होता। तो क्या नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं आएगा। तो बच्चों बताओ, अगर नेट इन्वेस्टमेंट आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से निकालना है तो क्या करोगे? सर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। और नेट इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। आज हमने लगभग 20 से 25% जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है जो क्लास 12 में है, और भी बच्चों के कोर्सेज में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो बच्चे मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डेली मैं लाइव आता हूँ डाउट्स के लिए, प्यार दे सकते हो। कुछ भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सजेशन हो, है ना। तो लव यू ऑल बेटा, खुश रहो।